हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। ये 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। ऑलरेडी इसके 6 वीडियोस हम दे चुके हैं, जिनमें हम जनरल इंट्रोडक्शन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटीज, वेपर प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी बता दी थी। अब बाकी की 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम आज डिस्कस करते हैं। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। चलिए, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम 2 बता चुके थे। कौन कौन सी? एक तो हमने बात कर ली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरी बात कर ली थी हमने एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बच्चों, तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको है। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जबकि लिक्विड एंड सॉलिड फेज दोनों एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है और उस टाइम उनका वेपर प्रेशर सेम होता है। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जबकि उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर? राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को अगर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में? तो इसको हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? देखिए, इसको समझने के लिए एक ग्राफ और बना लेते हैं हम। किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, देखिए कैसे ग्राफ आता है। ये क्या है? सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या आएगा? सॉल्वेंट का। और नीचे वाला ग्राफ किसका है? सॉल्यूशन का। ठीक है, देखिए अब वह टेम्परेचर जिस पर कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, क्या कहलाएगा? ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर दें? TF0 से रिप्रेजेंट कर दें, प्योर सॉल्वेंट का है। इसी तरह से सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के इक्वल हो गया तो ये टेम्परेचर कौन सा कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा? डेल्टा TF, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से हमें समझ में आ रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट के। क्लियर ये बात? इसका जो डेरिवेशन है एग्जैक्टली वही है जो कि आपका एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था। हमने उस टाइम ये बताया था, बिल्कुल सिमिलर है। क्या है? अब यहाँ पे डेल्टा TF किसके बराबर होगा बताओ? TF0 माइनस TF के। ठीक है, अब देखिए किसके बराबर, अपना इसका डेरिवेशन कर देते हैं। डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF इंटू मोलैलिटी। वहां भी हमने आपको बताया था मोलैलिटी यदि 1 है तो डेल्टा TF किसके बराबर है? KF के। KF क्या है यहाँ पर? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और वहां क्या लिया था हमने? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में KB लिया था। KB क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इतना ही डिफरेंस है। KF की डेफिनेशन भी वैसे ही देंगे जैसे हमने KB की डेफिनेशन दी थी, एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? अब हम वही इसका आगे डेरिवेशन कर लेते हैं। मोलैलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेम वही बात है। यदि N2 मोल ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन द N1 मोल ऑफ द सॉल्वेंट तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए? N2/W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें
तो क्या आ जाएगा देखिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू N2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको तो रब कर देते हैं यहां से, देखो बच्चों, इसको नंबर ऑफ द मोल्स को वापस ओपन कर लें तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ N2 का मतलब W2 अपॉन M2 इंटू W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। W2 क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, W1 इज अ मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर, केफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर, ये बात बिल्कुल वही है। अब देखिए एक बात और है, इसको तो हम रब कर देते हैं। केएफ को निकालने का एक तरीका और है हमारे पास, इसको भी हम रफ कर देते हैं, केएफ एंड केबी। केबी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको निकालने का हमारे पास एक तरीका और है, देखिए केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आर m1 TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HF, या हम ये कह सकते हैं डेल्टा फ्यूजन H। अभी हम बताते हैं किसको किससे रिप्रेजेंट किया है। केबी भी निकाल लें पहले, आर m1 इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वेपोराइजेशन H। यहाँ पर देखिए R और M1 क्या है, 1 को हमने सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया था, तो R क्या है, गैस कांस्टेंट, M1 क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, TF क्या है, TF नॉट कर दो चाहे अपन इसको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे TB क्या है, TB नॉट कर दो चाहे इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, डेल्टा फ्यूजन H ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन, और ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन। अगर हमें ये सब पता है तो KF और KB की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसको पुराने वाले फॉर्मूले में रखकर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। क्लियर ये बात। तो ये हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एक सिंपल सी यूटिलिटी है, आप अच्छे से जानते हैं, हिल स्टेशन या हिल्स पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो रोड्स क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। तो वहाँ हम क्या करते हैं, रोड पर आपका सिंपल जो सॉल्ट है NaCl वगैरह वहाँ पर हम बिखेर देते हैं। उससे क्या होगा, आइस और सॉल्ट जब मिलता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, उस सोल्यूशन का बहुत कम हो जाता है। अगर हम NaCl की बात करें तो -21 पहुँच जाता है, तो आपकी रोड्स जो है वो ब्लॉक नहीं होती हैं। क्लियर। चलिए, ये तो हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब बच्चों एक लास्ट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच जाती है हमारे पास, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ये क्या है, पहले तो हम इसको समझें। ऑस्मोसिस क्या होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने अगर एक किशमिश ले लिया है, घरों में होती है, हम उसको पानी में डाल देते हैं, क्या होता है, स्वेल हो जाती है। अगर उसी किशमिश को मैं अपने शहद में डाल दूँ तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशमिश की जो आउटर वॉल होती है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। जब मैंने उस किशमिश को पानी में डाला तो क्या हुआ, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्वेंट का मतलब वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। जब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। लेकिन जब मैंने उसको शहद में डाल दिया तो क्या हुआ, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किशमिश के अंदर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ चले गए, बाहर चले गए, इसलिए वो श्रिंक हो गई। क्लियर ये बात। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस। इसका मतलब ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है, क्लियर। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम कहाँ से कहाँ हो रहा है बताइए जरा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ या लो से हाई की तरफ हो रहा है बताओ।
लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, क्लियर, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्लियर। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। आगे बात समझ में, यानी कि ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है, आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनका फ्लो हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, ऑस्मोसिस, क्लियर सी बात है। इसको समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी डेली लाइफ से। आपने ब्लड सेल देखी है, ब्लड सेल को हम 3 तरह के सोल्यूशन में डाल देते हैं। देखिए ये ब्लड सेल है और हमने यहाँ एक सोल्यूशन ले लिया 0.9% का NaCl। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी जो ब्लड सेल है इसकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अंदर की और बाहर की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ना तो अंदर से बाहर जाएंगे ना बाहर से अंदर जाएंगे। तो ये यानी कि आपका जो ब्लड सेल है वो एज इट इज रहेगी। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। अब हमने क्या कहा, ब्लड सेल को हमने डिप कर दिया 0.9% NaCl हमने ले रखा है। तो इसमें हम क्या ले रखे हैं, 0.9 NaCl मास वॉल्यूम ले रखा है बच्चों। मास वॉल्यूम का मतलब समझते हैं ना हम अच्छे से, हम पहले बात कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन NaCl की किससे ले रखी है, 0.9% से ज़्यादा ले रखी है। जब ज़्यादा ले रखी है, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा बताओ बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएंगे इस तरह से। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएंगे तो क्या होगा, ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टॉनिक सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं हम, जिसमें ब्लड सेल को डिप करते हैं किसमें, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है NaCl की लेस देन 0.9% ले लेते हैं NaCl का। तो क्या होगा, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, तो ये इसमें क्या हो जाएगी, ब्लड सेल स्वेल हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन कौन सा कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आगे समझ में। और ये जो ब्लड सेल की ये आउटर वॉल है किसकी तरह बिहेव कर रही है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, ठीक है। ऑस्मोसिस समझ आ गया। अब हमें ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो एक वर्ड आता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए वो भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं सिंपल सा, इस तरह से क्लोज कंटेनर है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका सेपरेट है, ठीक है। यहाँ हमने पिस्टन लगा रखा है, एक तरफ हम इसके सॉल्वेंट भर देते हैं और दूसरी तरफ हम इसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या है, सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया है, पिस्टन लगा दिया है यहां पर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमने जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दी है तो क्या होगा, देखिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। जब आपके सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ मूव नहीं करने दे रहे हैं। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम यहाँ एक प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। इतना प्रेशर लगाएंगे हम कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है इधर की तरफ मूव नहीं करें, यानी कि ये जो मूवमेंट है इसको हम रोक लें। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया था, ऑस्मोसिस।
हम यहाँ पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है ये नहीं हो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। अगर ये मूवमेंट को रोक रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम ऑस्मोसिस को रोक रहे हैं। क्लियर? तो ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड, कहाँ लगाया हमने, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। क्लियर? ये प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सीधी सी बात है। अब एक वर्ड और आता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो ये क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब इतना प्रेशर लगाएं कि ऑस्मोसिस को रोक दिया हमने। अगर मैं कहूं कि मैंने इतना प्रेशर लगाया कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे, उल्टा होगा ऑस्मोसिस से। तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, अगर मैं इतना प्रेशर लगा रही हूं, कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो प्रेशर है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम क्या दे दिया हमने, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के उल्टा हो रहा है। क्लियर? अब इसकी यूटिलिटी क्या है, हमारे घरों में सब में आरओ होते हैं, आरओ जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस वाले प्रिंसिपल पर ही ये काम कर रहे हैं। क्लियर ये बात? चलिए इसका एक बार डेरिवेशन और देख लेते हैं हम। ये तो रब कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आ गया। देखिए ये भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस पे है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी एंड टी, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन पे आपकी डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी आर टी। कॉन्सेंट्रेशन को हम n/v से भी ले सकते हैं, ठीक है, आर टी। तो हम इसको पाई वी इक्वल टू nRT ये भी लिख सकते हैं। वांट ऑफ इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं। आर क्या है, वांट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। टी इज द टेम्परेचर, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। एन को भी हम इस तरह से लिखते हैं, पाई बी इक्वल टू एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, W अपॉन कैपिटल एम। एम क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास। W इज द मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए एक डिफरेंस आपने देखा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बाकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें तो हमने मोलरिटी यूज की थी। यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका मोलरिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किस में दे रहे हैं, मोलरिटी में दे रहे हैं, और वहाँ हमने किस में दी थी, मोलरिटी में दी थी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी अगर होते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे मोलरिटी यूज करते हैं। क्लियर। एक बात और है, इससे जनरली हम जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो बहुत मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स का निकाल सकते हैं, जबकि हम मान लीजिए हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लें या अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लें, उनसे हम आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यदि मैक्रोमॉलिक्यूल्स का लें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, वो यानी कि अपने इतने हाई टेम्परेचर पर वो स्टेबल ही नहीं हो पाते हैं, जबकि ऑस्मोसिस क्या है, ये किस पे रहता है, अपना रूम टेम्परेचर पर रहता है, तब इससे इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है इस वीडियोज़ में या इनसे प्रीवियस वीडियोज़ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ठीक है। थैंक यू।